हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग लॉजिस्टिक क्या है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग लॉजिस्टिक के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसके साथ साथ हमने कुछ इम्पोर्टेंस भी पढ़ी थी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, और ये भी जाना था कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है किसी भी मार्केटर्स के लिए। इस लेक्चर में हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स के उन टास्क के बारे में पढ़ेंगे जो जिस प्रोसेस के दौरान हमें जो करने होते हैं, या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है या मार्केटिंग लॉजिस्टिक जो है राइट प्रोडक्ट को राइट प्लेस या राइट कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए जो जो कार्य किए जाते हैं उन सभी कार्यों के विषय में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से जो कार्य किए जाते हैं वो है ऑर्डर प्रोसेसिंग, फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन इज इन्वेंट्री कंट्रोल। थर्ड फंक्शन इज इन्वेंट्री लोकेशन एंड वेयर हाउसिंग। फोर्थ फंक्शन इज मटेरियल हैंडलिंग एंड द फिफ्थ फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन। ये 5 ऐसे कार्य हैं जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान पूरे करने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग की। स्टार्टिंग पॉइंट जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का वो ऑर्डर प्रोसेस करना है, जिसके अंतर्गत हम उन सभी प्रोसीजर्स को शामिल करते हैं जो जैसे कि रिसीविंग द ऑर्डर, हैंडलिंग एंड फिलिंग द ऑर्डर प्रॉम्प्टली एंड एक्यूरेटली। यानी सबसे पहले ऑर्डर रिसीव करना, उनको हैंडल करना, फॉर्म फिल करना सही तरीके से और एक्यूरेट तरीके से। और इस एक्टिविटी के अंदर बहुत सारे प्रोविज़न शामिल होते हैं, जैसे कि बिलिंग, ग्रांटिंग क्रेडिट, प्रिपेयरिंग इनवॉइसेस एंड कलेक्टिंग पास्ट ड्यू अकाउंट्स। ये सब कार्य हमें ऑर्डर प्रोसेसिंग के दौरान करने होते हैं। प्रत्येक जो कस्टमर है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि जो उसका ऑर्डर जो है प्लेस उसके द्वारा किया गया है उसको इमीडिएटली बिना किसी डिले के इम्प्लीमेंट किया जाए, और दूसरी तरफ उसको गुड्स जो है, जो वस्तुओं का उसके द्वारा ऑर्डर किया गया है उसको जल्दी से जल्दी सही स्पेसिफिकेशन के अनुसार डिस्पैच किया जाए। तो इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा ये इंश्योर किया जाता है कि जो ऑर्डर है, एग्जीक्यूशन जो है वो सही है या नहीं। तो इसलिए प्रत्येक मार्केटर या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये बहुत कंसर्न एरिया होता है जो ऑर्डर को जब हम प्रोसेस करते हैं। तो एक ऑर्डर साइकिल जो होता है, उस ऑर्डर साइकिल क्या होता है, एक ऑर्डर साइकिल इज ए पीरियड बिटवीन द टाइम ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्डर बाय द कस्टमर और द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द गुड्स एट द डेस्टिनेशन। यानी जो कस्टमर ने के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है और जो हमारे द्वारा वस्तुओं, जो मार्केटर या मैन्युफैक्चरर के द्वारा वस्तुओं को उपलब्ध कराने के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम ऑर्डर साइकिल बोलते हैं। तो इसलिए ये जो कार्य हैं ऑर्डर साइकिल जो है हमारा जितना कम होगा उतनी ही हम ज़्यादा अच्छी सेवाएं दे पाएंगे। तो कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन जो है वो कंपनी के लिए एक तरह से लॉस का काम करती है। कस्टमर की डिससेटिस्फैक्शन होने का कारण हो सकता है कि उसके जो ऑर्डर हैं वो उसको पूरा करने में डिले हो गई हो, या फिर इसके साथ साथ इनएफिशिएंट ऑर्डर प्रोसेसिंग कैन लीड टू अननेसेसरी लार्ज इन्वेंटरीज। और इसीलिए द फर्म रिलाई ऑन कंप्यूटर्स टू एग्जीक्यूट मोस्ट ऑफ द ऑर्डर प्रोसेसिंग। इसलिए आजकल जो है कंप्यूटर्स का यूज किया जाने लगा है ऑर्डर प्रोसेसिंग के कार्य को किया। जैसे कि वॉलमार्ट है या बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से ऑर्डर लेते हैं और उसको बाद में प्रोसेस करते हैं। तो सबसे जो इसलिए एक प्रोसीजर को अपनाना ज़रूरी है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए कौन सा प्रोसीजर अपनाना है। सबसे पहले फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टार्ट होता है कस्टमर के ऑर्डर को रिसिप्ट करने से संबंधित। तो सबसे पहले कस्टमर का ऑर्डर रिसिप्ट किया जाएगा। जब ऑर्डर रिसिप्ट हो जाता है तो उसकी एक्नॉलेजमेंट जो है वो कस्टमर को भेजी जाती है कि आपका ऑर्डर जो है वो रिसिप्ट हो चुका है। एक परफॉर्मा इनवॉइस या लेटर जिसके अंदर हम प्रॉमिस करते हैं डिलीवरी के विषय में और उसके एक्नॉलेजमेंट के विषय में कि आपका ऑर्डर जो है वो एक्नॉलेज हो चुका है। इसके साथ साथ अगर हमारे पास जो कस्टमर के द्वारा मंगाई गई वस्तु है वो आउट ऑफ स्टॉक है
तो उसके बारे में भी नोटिफाई किया जाना चाहिए कस्टमर्स को कि दिस गुड्स आर आउट ऑफ स्टॉक। उसके बाद अवेलेबल उसी कार्य के लिए जो आगे है शिपिंग की जाती है, उसकी जो बिल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भेजे जाते हैं एंड देन सेंड गुड्स टू द कस्टमर थ्रू ए एप्रोप्रिएट मोड ट्रांसपोर्टेशन। जो भी एप्रोप्रिएट हो कस्टमर तक पहुंचने के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से एक ऑर्डर प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया है वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है वो फर्स्ट स्टेप है और वहीं से कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बननी स्टार्ट होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है किसी भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट्स के द्वारा किया जाता है वो है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री से हमारा अभिप्राय उस स्टॉक से है जो फर्म के द्वारा अपनी सेल्स के लिए रखा गया, यानी इन्वेंट्री रेफर्स टू स्टॉक हेल्ड बाय ए फर्म इन एंटिसिपेशन ऑफ सेल, यानी बिक्री के उद्देश्य से फर्म के द्वारा रखा गया स्टॉक जो है वो इन्वेंट्री कहलाता है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल की जो प्रोसेस है उसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितना और क्या और कितनी और किस वैरायटी की वस्तुओं को कितना स्टॉक के अंदर रखना आवश्यक है, और इसके साथ साथ उसमें टाइम और क्वांटिटी को भी डिसाइड करते हैं जब हमें किसी वस्तु को प्रिक्योर करना होता है, यानी उस वस्तु का ऑर्डर प्रोसेस करना होता है, उसकी खरीद करनी होती है। तो इसीलिए इन्वेंट्री कंट्रोल जो है वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन कहा जाता है। जब भी हम इन्वेंट्री कंट्रोल की बात करते हैं तो हम इन्वेंट्री को दो तरह की इन्वेंट्रीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इन ट्रांजिट इन्वेंट्री, यानी जो यात्रा के दौरान या फिर ये कहें कि रास्ते में जो इन्वेंट्री है, या फिर दूसरा वेयर हाउस इन्वेंट्री। इन ट्रांजिट इन्वेंट्री वो होती है जो जिसके अंदर जो मूविंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर है, अभी मूव कर रही है, यानी वेयर हाउस टू फ्रॉम वन वेयर हाउस टू अदर वेयर हाउस, या फिर जो फैक्ट्री से वेयर हाउस के दौरान मूव कर रही है, उस इन्वेंट्री को हम इन ट्रांजिट इन्वेंट्री बोलते हैं। वेयर हाउस इन्वेंट्री जो स्टॉक हमारा फैक्ट्री के अंदर या वेयर हाउसेज के अंदर रखा हुआ है उसको हम वेयर हाउस इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री की कई तरह की लागत होती हैं, जैसे कि कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट इंक्लूड वेयर हाउसिंग और स्टोरेज चार्जेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल टाइड अप इन इन्वेंट्री, यानी जो इन्वेंट्री के अंदर जो हमारी कैपिटल लगी हुई है, जो वेयर हाउसेज के अंदर या स्टोरेज के अंदर जो लगी रखी है, उसकी जो लागत है, उसके जो चार्जेज हैं वो हमारी कैरिंग कॉस्ट कहलाती हैं। जैसे कि कैरिंग कॉस्ट में प्राइस मूवमेंट्स हैं, स्पॉइलेज है, टैक्सेस हैं, इंश्योरेंस और इन्वेंट्री है, दीज आर सम कैरिंग कॉस्ट। सेकेंड इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर प्लेसिंग ऑर्डर कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या हैंडलिंग चार्जेज है, इन लागतों को शामिल किया जाता है। देन कॉस्ट ऑफ शॉर्टेजेस, इसके अंदर हम उन लागतों को शामिल करते हैं जो हमारी शॉर्टेज की वजह से जो लॉस होता है सेल्स का या गुडविल का या कस्टमर्स का हमारा जो नुकसान होता है, उस लागत को हम कॉस्ट ऑफ स्टोरेज बोलते हैं। जनरली जो कैरिंग कॉस्ट है वो हमारे साइज ऑफ इन्वेंट्री के साथ बढ़ती जाती है, और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ स्टोरेज है वो हमारी कॉस्ट इन्वेंट्री की साइज के साथ घटती चली जाएगी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो इन्वेंट्री के लेवल को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहले तो है कि कस्टमर सर्विस। जैसे अगर हम 100% कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो किसी भी फर्म को कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना होगा, और यदि आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो तो इसलिए फर्म को हमेशा अपने जो वेयर हाउसेज में अधिक से अधिक स्टॉक को रखना चाहिए ताकि हम 100% जो है सर्विसेज कस्टमर को सही समय पर उपलब्ध करा सकें। देन बेस स्टॉक। बेस स्टॉक वो अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री होती है जो कि एवरेज लीड टाइम के दौरान विच इज़ रिक्वायर्ड टू मीट द एवरेज लीड टाइम। एवरेज लीड टाइम को प्राप्त करने के लिए हमारे पास उस इन्वेंट्री की मात्रा का होना आवश्यक होता है। इसका मतलब ये है कि जो टाइम गैप है प्लेसिंग ऑर्डर का और जो एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ इन्वेंट्री का है, उस दोनों के बीच का जो लीड टाइम है
उस लीड टाइम में उस वस्तु को उपलब्ध होना आवश्यक है। तो उसके लिए हमें जितनी इन्वेंट्री की आवश्यकता है वो बेस स्टॉक कहलाता है। देन सेफ्टी स्टॉक, रियल लाइफ के अंदर डिमांड और लीड टाइम जो होते हैं वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहते और कभी भी कॉमन नहीं होते, तो इसलिए कुछ एक्स्ट्रा इन्वेंट्री जो हमारे पास एडिशन में होनी चाहिए उसको हम सेफ्टी स्टॉक बोलते हैं। सेल्स फोरकास्टिंग, सेल्स फोरकास्टिंग के माध्यम से हम सेल्स का पता लगा सकते हैं ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन इसको एक्यूरेटली हम ज्ञात नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा हम उसके नज़दीक पहुँचेंगे उतना ही हमारी जो फैक्टर इन्वेंट्री का लेवल है वो प्रभावित होगा। ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्वेंट्री लेवल को प्रभावित करते हैं। अब बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए अलग अलग मार्केटर्स के द्वारा, अलग अलग मैन्युफैक्चरर के द्वारा प्रयोग की जाती है। सबसे पहले है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। So economic order quantity model is the volume at which the sum of inventory carrying cost and order processing cost are at minimum। यानी जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है और ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट है जहाँ पे मिनिमम हो, उस लेवल ऑफ इन्वेंट्री को हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल बोलते हैं। तो क्योंकि ऑर्डर साइज जैसे इंक्रीज होता है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो है वो भी साथ साथ बढ़ती है और एवरेज इन्वेंट्री ज़्यादा हो जाती है। ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट डिक्लाइन एज द फीवर ऑर्डर, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट कम होगी अगर हमारे पास ऑर्डर कम हो। तो इसको हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हम एक फार्मूले के माध्यम से निकाल भी सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगी 2U मल्टीप्लाई P डिवाइड बाई S। U जो यहाँ पे है वो क्वांटिटी परचेज जो ड्यूरिंग द ईयर है उसको हम U से डिनोट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर को हम P से डिनोट करते हैं और एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट को हम S से डिनोट करते हैं। और इसका फार्मूला होगा 2U मल्टीप्लाई P डिवाइड बाई S, इट विल बी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसके साथ साथ और भी कई मेथड यूज़ किए जाते हैं फर्म के द्वारा, जैसे कि ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस को हम कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ABC एनालिसिस के अंदर जो मार्केटर है या जो मैन्युफैक्चरर है अपनी प्रोडक्ट की असॉर्टमेंट जो है, जितने भी प्रोडक्ट्स वो बना रहा है उन प्रोडक्ट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करता है। जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है, कैटेगरी A, कैटेगरी B और कैटेगरी C, और उसी आधार पर उनका कंट्रोल करता है या उनका मैनेजमेंट करता है। जैसे कि कैटेगरी A के अंदर बहुत ही कॉस्टली और जनरली मैक्सिमम वैल्यू की वस्तुएं रखी जाती हैं, तो दूसरा जो कैटेगरी B है उसमें A की अपेक्षा कम वैल्यू की वस्तुएं होती हैं, और जबकि कैटेगरी C जो है वो उसके अंतर्गत बहुत ही कम लागत की वस्तुओं को रखा जाता है। तो इसी आधार पर, वैल्यू के आधार पर उन वस्तुओं की देखरेख को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। थर्ड मेथड इज इन्वेंट्री रेशो। अलग अलग इन्वेंट्री रेशो के माध्यम से भी फर्म जो है इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकती है, जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ से हम अलग अलग जो लेवल ऑफ इन्वेंट्री निकाल सकते हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो सेल्स में कितने टाइम पीरियड के बाद कन्वर्ट हो जाता है, उस आधार पर हम इसको एक तरह से मैनेज कर सकते हैं। एक और मेथड है जिसका नाम है जस्ट इन टाइम मेथड। जनरली जो जापान के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब है कि जिस समय आपके पास ऑर्डर उपलब्ध होता है उसी समय आप उस वस्तु को उपलब्ध कराने के लिए उसकी प्रोसेसिंग को स्टार्ट करते हैं, यानी बिना किसी स्टोर के, बिना किसी वेयर हाउस या स्टॉक के आप उस वस्तु का उत्पादन करते हैं। लेकिन इसके लिए जो आवश्यक जो एक तरह से प्रिक्विजिट्स है वो ये है कि आपके जो वस्तुओं को बनाने की जो क्षमता है वो बहुत अधिक होनी चाहिए। आप उस प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव होने चाहिए कि आप उस वस्तु का उत्पादन ऑर्डर के साथ कर सकते हो। तो जो स्मॉल क्वांटिटी जो है, जैसे ये कहता है कि जहाँ पे जस्ट इन टाइम उपलब्ध होता है, ए फर्म बाय ए स्मॉल क्वांटिटी दैट अराइव जस्ट इन टाइम फॉर प्रोडक्शन एंड देन इट प्रोड्यूस द क्वांटिटी जस्ट इन टाइम फॉर सेल। यानी जैसे ही वस्तु का सेल करनी होती है उस वस्तु का उत्पादन किया जाता है। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ पे वस्तुएं जो है
उसका रॉ मटेरियल जो है वो एक स्थान पर उपलब्ध है, जिसकी उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है दूसरे स्थान पर किया जा रहा है, वहाँ पे इस तरह की समस्याएं आती है कि वो वस्तुओं का जो रॉ मटेरियल है वो सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी अगर जस्ट इन टाइम को हम अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड के रूप में यूज किया जा सकता है। देन थर्ड जो मेन टास्क है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो है इन्वेंट्री लोकेशन एंड वेयर हाउसिंग और स्टोरेज। एक वेयर हाउस और वह प्लेस होता है जहाँ पे हम सरप्लस जो गुड्स हैं इन्वेंट्री या स्टॉक्स की, उनको फ्यूचर में सेफ्टी के पर्पज से रखते हैं। तो इसीलिए जो स्टोरेज है, वेयर हाउस है, उसके अंदर हम प्रॉपर अरेंजमेंट करना ज़रूरी है वस्तुओं का, ताकि हम उसको भविष्य के लिए सेफ रख सकें। कस्टमर की जैसे ही नीड होती है उसी प्रकार उसको मार्केट में उपलब्ध करा सकें। तो इसलिए जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके माध्यम से हम वेयर हाउसिंग और स्टोरेज को जो है एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंस होती है उसकी। अब वेयर हाउसेज और स्टोरेज जो हैं उनकी क्यों आवश्यकता है? उनकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम रेगुलर स्मूथ सप्लाई करने के लिए हमारे पास वस्तुओं को एक स्थान पर, ऐसे स्थान पर रखा जाए जहाँ पर उसको सेफ रखा जा सकता है। उसके साथ साथ जो स्टॉक इन ट्रेड है या सीजनल प्रोडक्ट्स हैं या कंटिन्यूस प्रोडक्शन है, उसको बनाए रखने के लिए हमारे पास जो इन्वेंट्री लोकेशन और वेयर हाउसिंग की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। टाइम यूटिलिटी के लिए हमें वेयर हाउस की आवश्यकता होती है। अगर हम टाइप्स ऑफ वेयर हाउस की बात करें तो हमारे पास कई टाइप्स के वेयर हाउसेज उपलब्ध हैं। अगर हम प्लेस ऑफ नेसेसिटीज़ के हिसाब से अगर वेयर हाउसेज को डिवाइड करें तो एक हो सकता है हमारे पास इन प्लांट वेयर हाउसिंग। इन प्लांट वेयर हाउसिंग वो होता है जहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो है प्रोडक्ट को अपने प्लांट के अंदर ही रिस्टोर करता है, यानी जो रिटेलर और कस्टमर है जनरली प्लांट से ही वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। तो उस तरह के जो वेयर हाउसेज होते हैं वहाँ उसको बोलते हैं इन प्लांट वेयर हाउस। दूसरा होता है फील्ड वेयर हाउस या कस्टोडियन वेयर हाउस बोल सकते हैं, जो कि सेंट्रली लोकेटेड वेयर हाउस होते हैं, जहाँ पे जो होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो एक जो वहाँ से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, क्योंकि डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं इसलिए ये जो वेयर हाउस होते हैं यहाँ पे अलग अलग प्लांट्स की वस्तुएं भी रखी जा सकती है, मिक्स के रूप में रखा जा सकता है। थर्ड इज बॉन्डेड वेयर हाउस। वे वेयर हाउस जो नियर स्थित होते हैं, पोर्ट्स के नज़दीक स्थित होते हैं, जो कि अनलोडिंग या फिर अपलोडिंग की जो सेफ्टी के लिए या प्लेस यूटिलिटी जो है उसको प्रदान करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इसलिए ये जो वेयर हाउस है, these warehouses are also necessary for outward transportation। आउटवार्ड ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस तरह के वेयर हाउसेज की बहुत आवश्यकता होती है। अगर हम ओनरशिप के आधार पर वेयर हाउसेज को डिवाइड करें तो उसके अंदर हमारा प्राइवेट वेयर हाउसेज जो प्राइवेट ट्रेडर्स के द्वारा या मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं उनको प्राइवेट वेयर हाउसेज बोलते हैं। पब्लिक वेयर हाउसेज जो जनरली रेंटल चार्ज पे करते हैं, जो भी उन वेयर हाउसेज को प्रयोग करता है वो रेंटल चार्जेस पे करता है, जिस टाइम पीरियड के लिए वो यूज किए जा रहे हैं। स्पेशल नेचर ऑफ कमोडिटी वहाँ पे रखी जा सकती है। कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज, द वेयर ओनरशिप इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी जो कुछ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स जो है उसको ऑपरेट करते हैं। थर्ड इज स्पेशल वेयर हाउसेज। स्पेशल वेयर हाउसेज के अंदर जैसे कि स्पेशल कमोडिटी वेयर हाउस, ये वे वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पे किसी विशेष वस्तु को ही रखा जाता है, जैसे कि अनाज है, कॉटन है, पेट्रोलियम है, ये सब प्रोडक्ट वहाँ पे रखे जाते हैं। रेफ्रिजरेटेड या फिर कोल्ड स्टोरेज, ये वो सेंटर होते हैं जहाँ पे आपको कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, जैसे कि वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, मिल्क है, एग है, या फिर वो जो जल्दी ख़राब होने वाली वस्तुएं वहाँ पे रखकर हम उनको अधिक टाइम के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। इसी तरह हाउस होल्ड वेयर हाउसेज हैं, जैसे कि ये जो वेयर हाउसेज हैं दीज आर मेंट फॉर स्टोरिंग फर्नीचर एंड अदर हाउस होल्ड आर्टिकल। जो फर्नीचर है या और हाउस
हाउस के लिए यूज होने वाले आर्टिकल हैं वहाँ पे रखे जा सकते हैं। अगला जो मेन फंक्शन आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का वो है मटेरियल हैंडलिंग। सो मटेरियल हैंडलिंग उतना ही पुराना है जितना कि मैनकाइंड, यानी जब भी मार्केटिंग की बात करेंगे तो मटेरियल हैंडलिंग की भी हम बात करेंगे। तो मटेरियल हैंडलिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, या ये कहें कि मटेरियल हैंडलिंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट और स्पेशलाइज्ड सिस्टम ऑफ मार्केटिंग है। मटेरियल हैंडलिंग इज अंडरटेकन एट एवरी स्टेज ऑफ लॉजिस्टिक एक्टिविटी। प्रत्येक जो लॉजिस्टिक एक्टिविटी है उनके प्रत्येक स्टेज पे हमें मटेरियल हैंडलिंग की आवश्यकता होती है, जैसे कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग प्रोसेस, इन सब प्रोसेस के दौरान हमें मटेरियल हैंडलिंग की आवश्यकता होती है। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एक सब सिस्टम के रूप में हम इसको कह सकते हैं, या फिर एक ऐसे एजेंट के रूप में कह सकते हैं जो कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए और कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। मटेरियल हैंडलिंग इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से हमारा जो हैंडलिंग कार्य को करता है, जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं और सेवाओं को डैमेज होने से बचा सकते हैं, उनको नेसेसरी और इररिलेवेंट मूवमेंट्स को कम कर सकते हैं, उसके बाद ऑर्डर प्रोसेसिंग और ऑर्डर पिकिंग जो है उसको एफिशिएंट तरीके से प्रोडक्ट की मूवमेंट को उपलब्ध करा सकते हैं सही समय पर सही वस्तु को फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से। तो जनरली मटेरियल हैंडलिंग जो है वो एक तरह से डैमेज को कम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, अननेसेसरी मूवमेंट्स को कम करने के लिए बहुत आवश्यक है। उसके बाद जो मेन फंक्शन है या फिर मेन टास्क है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का वो है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का, क्योंकि मार्केटिंग जो है वो ज्योग्राफिकल रूप से सेपरेटेड होती है, क्योंकि एरिया ऑफ प्रोडक्शन जो है और एरिया ऑफ जो कंजप्शन है वो दोनों अलग अलग होते हैं। सो इसीलिए ट्रांसपोर्ट का महत्व भी उतना ही अधिक हो जाता है जितना कि अदर एक्टिविटीज़। तो ट्रांसपोर्ट जो है वो एक तरह से डिमांड जो गुड्स की है वो नए नए स्थानों पर बनाने का काम करता है, क्योंकि अगर वस्तु का जो ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं होगा तो वस्तु की डिमांड जो है वो कम होगी। इसलिए इसके साथ साथ जो इंडस्ट्री की ग्रोथ में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत महत्व होता है, क्योंकि जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है वहाँ पे वस्तुओं की डिमांड अच्छी नहीं होती, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की भी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लेस यूटिलिटी प्रदान करता है, गैप जो है प्रोडक्शन और कंजप्शन सेंटर्स का उनको कम करता है। ट्रांसपोर्टेशन के अब मोड्स की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे मोड्स हैं, जैसे कि रेलवे जो है वो सबसे अधिक प्रयोग होने वाला ट्रांसपोर्टेशन मोड है, क्योंकि रेल जो है रिलायबल भी है और एक तरह से ये कहें कि सेफ भी है। सेफ जो मोड है वो इंडिया के अंदर रेलवे आर ओन एंड मैनेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और यही जो है हमारे जो माल वाहन जो गाड़ियां हैं उनके माध्यम से हम बड़ी बड़ी जो शिपमेंट है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ईजिली प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि ये हैवी और बल्क में गुड्स को प्रदान करने में सक्षम है। उसके बाद डिपेंडेबल है, सर्विस जो है वो अच्छी प्रदान की जा सकती है, इनके रेट्स जो है वो फिक्स हैं, स्पीड भी अच्छी है। तो ये तो एक तरह से सेफ्टी कैरियर हैं जो हम रेल के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद रोडवेज जो है हमारा वो भी ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत अच्छा माध्यम है, वस्तुओं और सेवाओं को ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड के माध्यम से भी, सड़कों के माध्यम से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसका एक जो मुख्य लाभ जो है रोड के वो ये है कि इकोनॉमिक है, वो शॉर्टर डिस्टेंस अगर हमारे पास है तो उस टाइम पे हम उसको कम लागत पर उपलब्ध करा सकते हैं। जो स्पीडी मूवमेंट होती है रेलवे की अपेक्षा, जो रोड के माध्यम से जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो जल्दी कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू रेलवे। उसके साथ साथ उन मार्केट्स के साथ भी जुड़ा होता है जिन मार्केट्स तक रेल लाइन पर पहुंचना मुश्किल होता है। देन वाटरवेज, भारत के अंदर लगभग बहुत सारी जो नदियां हैं या बहुत बड़ा समुद्र भारत के साथ लगता है, तो जो वाटर के वेज के माध्यम से भी हम वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर
पहुंचाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जो समुद्री जो क्षेत्र है या जो नदियों का क्षेत्र है, वहाँ से हम वस्तुओं को ईजिली अवेलेबल करा सकते हैं। कैनाल्स हैं, रिवर्स हैं, सी ट्रांसपोर्ट हैं, ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाले माध्यम हैं जो हम जनरली यूज करते हैं। एयरवेज के माध्यम से भी हम वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद पाइपलाइंस, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है या फिर नेचुरल गैस है, ये जनरली पाइपलाइंस के माध्यम से जो है इन जो तेल है, कच्चा तेल है, इनको भारत में प्रदान किया जाता है। जैसे ईरान से इंडिया के मध्य में जो पाइपलाइन के माध्यम से जो है तेल का आदान प्रदान किया जाता है। तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। अब हमारे पास सबसे जो बड़ी मैनेजमेंट की समस्या वो चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड्स की है कि हम इन माध्यम में से रेलवे, रोडवेज या फिर जो वाटरवेज या एयरवेज, इनमें से किस माध्यम का हम यूज़ करें। तो हमें कुछ क्राइटेरिया है जिसके आधार पर हमें किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मोड्स को ध्यान में रखना चाहिए, जिसके अंदर हम स्पीड को शामिल करते हैं, रिलायबिलिटी को शामिल करते हैं, अवेलेबिलिटी को शामिल करते हैं, फ्रीक्वेंसी को शामिल करते हैं, सेफ्टी को शामिल करते हैं, सूटेबिलिटी और कॉस्ट। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही जो ट्रांसपोर्टेशन मोड्स हैं उसका चुनाव किया जाना चाहिए। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन के मुख्य टास्क हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग लॉजिस्टिक के कार्य के दौरान किया जाता है। अतः इन सब कार्यों से जो है मार्केटिंग की जो है स्मूथ और इजीली हम कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा किया जा सकता है और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को भी बढ़ाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।